हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाइंदर शुभ नायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है। 1 क्वेश्चन से यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो जितना भी मैंने आपका अपलोड किया है प्रैक्टिस सेट सेशन का, तो बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पर डाले हुए हैं। अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक जानकारी और मैं आपको प्रदान कर देती हूँ। आज आपका 17 डेट है, और 17 डेट के आज न्यूज़पेपर में कुछ शिक्षा आयोग ने आप लोगों के लिए कुछ हद तक, देखो ये कब तक पूरा कर पाते हैं। कहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन पूरा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कुछ हद तक जब कहा है तो हो सकता है कि भाई इस बार पूरा कर दें। शिक्षा आयोग बन चुका है तो कुछ हद तक के लिए आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, बीएड वालों के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए और पद आने की संभावना है, विज्ञापन आने की संभावना है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो आइए अपना बिना समय गवाए सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है। तो जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 100 ग्राम, 350 ग्राम, 800 ग्राम या 500 ग्राम। तो जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। बी आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम से, 2.5 से, 5 से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और इसी प्रकार हमें यहाँ पर 10 कैलोरी ऊर्जा की बात कर रहा है तो 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से यानी कि 2 से 8 मिलेगी, और आधे से आपको 2 मिलेगी। तो 10 कैलोरी आपको 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। सी आंसर इज राइट हो जाएगा 2 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट है आपका, एक अच्छी गृहिणी वही है जो एक संतुलित बजट का निर्माण करे, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता तथा सुंदरता का ध्यान रखे। डी आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही चीज़ें गृहिणी के अंदर होना चाहिए और तीनों ही चीज़ों के अनुसार वह अपने घर को अच्छी तरीके से चला पाती है। तो इसलिए यहाँ पर आपका 3 क्वेश्चन का डी आंसर इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदर्श रसोई किसको कहा जाता है? तो आदर्श रसोई जो आपका कहा जाता है, यू आकृति वाली योजना होती है, जो यू आकृति की रसोई होती है उसको आदर्श रसोई कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रसोई के कितने प्रकार होते हैं। आपके 4 प्रकार होते हैं। एक आपकी यू आकार की रसोई होती है, एक आपकी एल आकार की रसोई होती है, और एक आपकी 1 दीवार वाली रसोई होती है, और एक आपकी 2 दीवार वाली होती है। ठीक है, तो इनमें सबसे अच्छी जो रसोई माना जाता है वह यू आकार की रसोई को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है। तो प्रोटीन का जब पाचन हो जाता है हमारी बॉडी में तो वह किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो वह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस का ए आंसर इस राइट हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन हो जाने के बाद यह किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये आपका लैक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। और वसा आपका किस में टूटता है? वसा आपका ट्राइग्लिसरॉल में टूटता है। इसी प्रकार आपको सभी चीज़ें ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स कौन से होते हैं? तो प्रोटीन को पचाने वाले पेप्सिन होता है। पेप्सिन नामक जो हार्मोन्स होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है। सांख्यिकी आंकड़ों का करती है संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन। तो सांख्यिकी आंकड़ों का तीनों का ही वर्गीकरण आकलन किया जाता है। यहाँ पर संकलन का भी, सारणीयन का भी और वर्गीकरण का भी। तो डी आंसर 6 का राइट हो जाएगा। कपड़े काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग 20 से 25 सेमी, 25 से 30, 15 से 20 या 5 से 10। तो यहाँ पर कैंची काटने की जो लंबाई, कपड़ा काटने की जो कैंची होती है सीजर, उसकी लंबाई जो होनी चाहिए 20 से 25 सेमी होनी चाहिए, यानी कि 7 का ए आंसर इज राइट हो जाएगा। वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? वस्त्रों का राजा आपके कपास को कहा जाता है। और वस्त्रों की रानी किसको कहा जाता है? तो वस्त्रों की रानी आपके रेशम को कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर थोड़ा सा कपास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कपास का जन्मदाता देश कौन सा होता है? कपास का जन्मदाता देश आपका भारत होता है। भारत में सर्वाधिक कपास पाया जाता है। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि कपास के जो अनुसंधान है, संस्थान है, वो कहाँ कहाँ पर हैं? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आपकी नागपुर महाराष्ट्र में है। और कपास विश्लेषण प्रयोगशाला आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी मारटोंग महाराष्ट्र में है। और ये जो आपका कपास है ये अनुप्रस्थ काट में आपको कैसा दिखाई देता है? तो कपास आपका अनुप्रस्थ काट में कान के आकार या किडनी के समान दिखाई देता है। और कपास की सतह कितनी होती है? तो कपास की जो सतह होती है, एक क्यूटिकल होती है, एक प्रोटोप्लाज्मा और एक शुद्ध सेल्यूलोज जिसमें आपका पाया जाता है। कपास का रंग कैसा होता है? कपास का रंग क्रीम सफ़ेद रंग का होता है। सूक्ष्म कपास में कितना सेल्यूलोज पाया जाता है? तो सूक्ष्म कपास में आपका 97% सेल्यूलोज पाया जाता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि कपास निर्यातक देश कौन सा है? तो कपास निर्यातक देश USA है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कपास के लंबे तंतु की लंबाई कितनी होती है? तो ये 1.5 से 2.5 इंच होती हैं। और छोटे तंतु की जो लंबाई होती है आधे से 1 इंच होती है, ठीक है। और कपास वस्त्रों में आर्द्रता कितनी पाई जाती है? 8% आर्द्रता पाई जाती है। और ये नमी को कितना सोखते हैं? तो नमी को सोखने में ये बहुत ही सर्वोत्तम होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर पानी को कोई चीज़ सोखती है तो वो आपका कपास होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक रूप में नमी अवरोधक कौन से पदार्थ होते हैं, कौन से वस्त्र होते हैं या तंतु होते हैं? तो आपके नमी को जो ज़्यादा अवशोषक करते हैं वो कपास होते हैं, ठीक है। और वानस्पतिक रूप में भी आपका कपास ही होता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। और आपसे कपास के जो फूल होते हैं यानी कि वो किस किस कलर के होते हैं? ये नीले रंग के भी होते हैं जो दक्षिण राज्यों की नदियों पर पाए जाते हैं। पीले रंग के फूल कपास के इजिप्शियन कपास जिसको हम बोलते हैं, ये आपका इजिप्शियन में पाया जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए परिपक्व कपास की ऐंठन कितनी होती है, ठीक है। कपास के तंतु की लोचमता कितनी होती है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, कुछ भी पूछा जा सकता है कपास के बारे में। कपास हुआ, ऊन हुआ, रेशम हुआ, नायलॉन हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। रेयॉन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। मतलब 5-6 वस्त्र आपके ऐसे हैं, 5-6 फैब्रिक आपके ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कॉटन, रेयॉन, लिनन, रेशम, जूट, नायलॉन, इनके ऊन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ तो आपको वस्त्रों का वर्गीकरण पूरा रटा होना चाहिए। वस्त्रों का वर्गीकरण, वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? वस्त्र आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम होते हैं और एक प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक में आपके कौन कौन से वस्त्र आते हैं? प्राकृतिक में भी आपके एक वनस्पतिज आते हैं, प्राणीज आती हैं और आपके खनिज आती हैं। वनस्पतिज में कौन कौन से वस्त्र आते हैं? तो वनस्पति में भी आपको 3 प्रकार के वस्त्र देखने के लिए मिलेंगे, तने वाले वस्त्र, बीज वाले वस्त्र और पत्तियों वाले वस्त्र। बीज वालों में आपके कपास और कापोक आता है और तने वालों में आपका आता है, तने वालों में आपका लिनन आता है, जूट आता है, हेम्प आता है और रेमी आता है, ठीक है। ये आपके तने वाले में आता है। पीना, सीसल और अवाका आपका पत्ती वालों में आता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पीना, सीसल और अवाका आपका पत्ती वालों में आता है। बाकी बीज में कपास और कापोक आता है और बाकी जो भी बचे आपके तने वालों में आता है, ठीक है। 2 चीज़ें आप याद कर लीजिए, बाकी जो बचेगा वो सारा तने में आ जाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप में भी आपका एक वनस्पति, एक प्राणीज हुआ। प्राणीज में आपका ऊन आता है, रेशम आता है और बाल आता है। ऊन हमें भेड़ों से प्राप्त होती है, रेशम हमें रेशम के कीड़ों से प्राप्त होती हैं और बाल हमें बाल वाले प्राणियों से प्राप्त होती हैं। तीसरा है आपका प्राकृतिक में ही खनिज लवण। खनिज वस्त्र जो होते हैं वो सोना, चांदी और एस्बेस्टोस। ये जो आपका एस्बेस्टोस है ये आपका 2021
टीजीटी होम साइंस के प्रश्न में पेपर में पूछा भी गया है कि जो खनिज वस्त्र कौन कौन से होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए थे। अब जिन लोगों को पता था उन लोगों का आंसर बिल्कुल राइट गया होगा, ठीक है। तो प्राकृतिक में आपको 3 रूप देखने के लिए मिलेंगे। फिर बाकी आपका जो बचा है कृत्रिम, जिसको आर्टिफिशियल भी बोला जाता है। बाकी सभी चीज़ें आपको उसमें देखने के लिए, अभी इसमें कृत्रिम जो है ये भी आपको 2 प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। एक आपका रासायनिक रूप से और एक आपका मानव निर्मित रूप से। मानव निर्मित रूप से सिर्फ एक ही रेशा है, वो है आपका रेयोन, ठीक है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है आपका रेयोन। रेयोन कितने प्रकार के होते हैं, रेयोन आपके 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोसेलुलोज रेयोन, विस्कोस रेयोन और कुप्रामोनियम रेयोन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैब्रिक आपका रेयोन, और इसमें आपको सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ये कैसा फैब्रिक है। इसको 19वीं शताब्दी का चमत्कार रेशा भी बोला जाता है। इसको अर्ध रेशम भी बोला जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल रेशम भी इसको बोला जाता है। कृत्रिम रेशम भी इसको बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, मतलब मेरे कहने का ये है कि वस्त्र का जो वर्गीकरण है, फैब्रिक का जो वर्गीकरण है आपका, वो आपको पूरा रटा होना चाहिए। वहाँ से ही आप, अगर वो आपको पूरा रटा हुआ है तो वहाँ से मैं मानती हूँ 3 से 4 प्रश्न आपको आराम से क्लियर हो जाएंगे। और 3 से 4 प्रश्न वहाँ से आपका आना ही आना है, क्योंकि पूरे वस्त्र विज्ञान का निचोड़ ही आपका वस्त्रों का वर्गीकरण है। तो वस्त्रों का वर्गीकरण तो आपकी उंगलियों पर रटा होना चाहिए। आइए चलिए बिना समय गवाए नेक्स्ट प्रश्न आता है। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है। दबाव किस प्रकार डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव क्यों डाला जाए। तो दबाव डालने से पूर्व हमें दबाव क्यों डाला जाए यह सोचना आवश्यक नहीं है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा। पूरी तरीके से ये चीज़ आपको रटा होना चाहिए। कला के तत्व और कला के सिद्धांत और रंग, यहाँ से आपको मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को मतलब बिल्कुल रटी होनी चाहिए। कला के तत्व, कला के सिद्धांत और रंग। यहाँ से आपको 4 प्रश्न से कम देखने को नहीं मिलेगा। टीजीटी का पूरा विस्तार उंगलियों पर होना चाहिए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपको पता है प्रश्न पूछा जाना है, तो बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखोगे तो आपको नई से नई चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बार बार मैं ये कहती हूँ, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवीजन करिए, नए के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि नए के चक्कर में अगर आप लोग पढ़ोगे तो पुराना भी भूल जाओगे। तो प्लीज़ जो आप मतलब पुराना आपने पढ़ा हुआ है उसको अच्छे तरीके से पक्का कीजिए। कुछ टॉपिक तो ऐसी हैं जहाँ से प्रश्न आना ही आना है, जैसे कला के तत्व, कला के सिद्धांत हुए, रंग हुआ, और आपकी जापानी पुष्प सज्जा हुई, यहाँ से प्रश्न जरूर बनना है। तो इन चीज़ों को अच्छे से रट करके रखिए। आइए, यहाँ पर कह रहा है अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध है। तो मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संबंध बता रहा है, ये किसने कहा है, ये कहा है आपके रटेला सुंदर राज ने। सी आंसर इज राइट हो जाएगा इसका। गृह सज्जा से तात्पर्य कम स्थान कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। कम स्थान अधिक खर्च और कम समय में घर को सजाना। अधिक स्थान कम खर्च और अधिक समय में घर को सजाना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कम स्थान कम खर्च और कम समय में घर को सजाना, ई आंसर इज राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसार शिक्षा एक पद्धति है। प्रसार शिक्षा आपकी कैसी पद्धति है, ये व्यावहारिक शिक्षण है आपका, बी आंसर इज राइट हो जाएगा। 2021 टीजीटी होम साइंस में आपसे पूछा भी गया है ये प्रश्न। बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र नहीं है, वृद्धावस्था जो है, डी आंसर इज राइट हो जाएगा इसमें। बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है, संवेगों में उग्रता, संवेगों में शीघ्रता, संवेगों का बार बार प्रकटीकरण, तीनों सही हैं। लेकिन ये जो है ना संवेगों की स्थायी प्रकृति, ये सही नहीं है, क्योंकि बालक में संवेग कभी भी स्थायी रह ही नहीं सकता, उसके संवेग चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका डी आंसर इज राइट हो जाएगा।
बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? धीरे धीरे बोलना जो है ये भाषा संबंधी दोष नहीं है, बाकी सभी आपके भाषा संबंधी दोष हैं। तो 15 का डी आंसर इस राइट हो जाएगा। 16 का है तथा डैश तथा रिकेटस रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है, स्कर्वी के लिए, ज्वर के लिए, ओस्टोमलेशिया या बेरी के लिए। तो ये जो आपका ओस्टोमलेशिया और रिकेटस रोग है ये आपका कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। तो यहाँ पर डी आंसर इज राइट हो जाएगा। कैल्शियम की अधिक मात्रा इन रोगों में दी जाती है। नेक्स्ट है कुपोषण तथा डैश में गहरा संबंध है, कुपोषण और चिंता में। ठीक है, जैसे आपका कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। जैसे आपका आपने देखा होगा होम मैनेजमेंट में प्रबंध के 3 तत्व बताए गए हैं, लक्ष्य, मूल्य और स्तर। तो लक्ष्य मूल्य में गहरा संबंध बताया गया है। इसी तरीके से कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। ए आंसर इज राइट हो जाएगा। सोदायिक क्या है? पुरुष धन है, स्त्री धन है, पुत्र धन है। सोदायिक है स्त्री धन। बी आंसर इज राइट। डायफार्म क्या है? यह एक प्रकार का झागदार गोलियां हैं, यह एक प्रकार की गर्म निरोधक गोलियां हैं, यह एक प्लास्टिक का बना छल्ला है या यह मुलायम रबर का टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है। तो डी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार बजट बनाने से अर्थशास्त्री को लाभ है। परिवार बजट बनाने से अर्थशास्त्री को क्या लाभ होता है? जनता की आय की जानकारी होती है, जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। बाल विवाह समाप्त करने का क्या उपाय है? शिक्षा का प्रचार व प्रसार, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाए, सही निर्णय लेने में सक्षम हो। डी आंसर इज राइट। बाल विवाह समाप्त करने का तीनों ही सही उपाय हैं। तो यहाँ पर डी आंसर इज राइट हो जाएगा। बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा तत्व नहीं है? वंशानुक्रम, धार्मिक मान्यता, व्यवसाय या प्रजातियां विभिन्नताएं। तो बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व धार्मिक मान्यताएं नहीं है। धर्म से बुद्धि के विकास का कोई लेना देना नहीं होता है। वी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को यौन अंगों के प्रति जिज्ञासा को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या उसकी रचनात्मक कार्य में लगाकर, बाजार से यौन संबंधों से संबंधित जानकारी देकर, विचार विमर्श या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ए आंसर इज राइट हो जाएगा। बच्चों को यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ने से उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगा करके रोका जा सकता है। तो यहाँ पर 23 का ए आंसर राइट। नेक्स्ट है, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो मनोवैज्ञानिक अवस्था की अगर ये बात कर रहा है तो किशोरावस्था जो होती है वो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट होती है। इंसान को पता नहीं चलता किशोरावस्था में कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर आपका 24 का बी आंसर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक भारतीय परिवार की विशेषता क्या है? पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता है संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक परिवार, या फिर संस्कार एवं आदर्शों की प्राथमिकता, या फिर डी। तो यहाँ पर पारंपरिक जो भारतीय परिवारों की विशेषता है वो तीनों ही आपकी मानी जाती है। पितृसत्तात्मक भी परिवार होता है, संयुक्त परिवार भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब तो वैसे एकल परिवार ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन आपने प्राचीन काल में उठा करके देख लीजिए, वहाँ पर आपको संयुक्त परिवार ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे और संस्कारों एवं आदर्शों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है, पारंपरिक जो आपके पारंपरिक भारतीय परिवार हैं उनमें संस्कारों एवं आदर्शों को अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। तो यहाँ पर आपका 25 का डी आंसर इस राइट हो जाएगा। कपड़े धोने का सोडा पानी को बनाता है कठोर बनाता है, मृदु बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, या फिर गंधहीन बनाता है। तो कपड़े धोने का सोडा जो है वो पानी को मृदु बनाता है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए। साधारण वस्त्रों की अगर हम लोग बात करें तो 16 नंबर की सुई का प्रयोग किया जाता है, 16 नंबर की सुई को लगाना चाहिए। बी आंसर 27 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मशीन में तेल क्यों डालते हैं। मशीन में यानी कि मशीन में तेल डाल करके मशीन की सफाई क्यों की जाती है। तो ये मशीन हल्की चलती है, चिकनी रहती है, कपड़ों की सिलाई अच्छी होती है या इनमें से कोई नहीं। तो मशीन में तेल जो डाला जाता है मशीन को हल्का करने के लिए डाला जाता है, ताकि उसके पुर्जों में, उसके पार्ट में, मशीन के जो पार्ट होते हैं उसमें जंग ना आए और मशीन हल्की चले। ठीक है, जब हम लोग मशीन को चलाती हैं तो वह घड़ ना करे, किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि ना करे और हल्की चले। ये आंसर 28 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आपको 28 प्रश्न यहाँ पर समझ आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। पसंद आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न यहाँ पर मैं नहीं लेकर के आती हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर के आती हूँ। और ये आपकी आने वाली परीक्षा अप्रैल में जो टीजीटी पीजीटी होम साइंस की परीक्षा में आप लोग बैठोगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके ऐसे हैं जो बिल्कुल आने की संभावना है, तो आप अच्छी तरीके से मन लगा करके इनसे तैयारी कीजिएगा। हो सकता है कि आप इन प्रश्नों से ही सिलेक्शन ले सको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिएगा। शिवानी दशु विनायक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सपोर्ट, आपका साथ, आपका प्यार ही हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य होता है, मोटिवेशन करता है हम लोगों को। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू।